हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स को लेकर के। एंड ये जो करंट अफेयर्स है ये आपकी 1 मई 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड अगेन मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि इस पूरे के पूरे पीडीएफ का आप क्या कर सकते हो, वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो? इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे जाकर के इस पूरी की पूरी क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की सीरीज। एंड आपका जो पहला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने हाल ही में कोविड-19 स्थिति के बारे में जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सो भाई आपका जो कल्याण डोंबिवली नगर निगम है इसने ये डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने हाल ही में घोषणा की है कि केडीएमसी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड अब सार्वजनिक जनता के लिए उपलब्ध है। इस पेज को नगर निगम की वेबसाइट और नगर शासन के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर दिया गया है और आम जनता के देखने के लिए आपका क्या है, खुला हुआ है। जो आपका डैशबोर्ड है इसका उपयोग करके डैशबोर्ड पर या डॉप बोर्ड का उपयोग करके डैशबोर्ड पर लोग किसी भी मतदाता वार्ड के बारे में कोविड स्थिति की संबंधित जानकारी का ग्राफ अपने आप से जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक तिथिवार, वार्ड वार मामले और बेड और वेंटिलेटर की अस्पताल में उपलब्धता संबंधित ग्राफ भी इसमें देखा जा सकता है। नागरिक नगर के स्थानीय मानचित्र पर संबंधित वार्डों को क्लिक करने पर या उनके द्वारा स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। डैशबोर्ड सैटेलाइट व्यू, रोड मैप इत्यादि जैसे विकल्पों से पृष्ठभूमि बेस मैप को परिवर्तित करने के द्वारा मानचित्रों को देखने का विविध विकल्प भी उपलब्ध कराता है। डैशबोर्ड कोविड-19 मामलों की तिथिवार, शहर के स्तर और वार्डवार स्थिति को भी दर्शाता है। देन आपको बता दूं कि डैशबोर्ड स्वयं को संक्रमण से बचाने के लिए लक्षण और कदम भी दिखाता है। तो आप इतने सारे काम कर सकते हो यूजिंग दिस डैशबोर्ड, जो कि आपका मुंबई में स्टार्ट किया गया। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड आपसे बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2011 में घोषित किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड इज करेक्ट। देन इसके बारे में देख लेते हैं आराम से। आपसे बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस प्रति वर्ष आपका 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट 29 अप्रैल का था वो तो गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2011 में घोषित किया गया। दुनिया के सभी कोनों के लोगों को एकजुट करने के लिए जैज और उसकी राजनयिक भूमिका को उजागर करने के लिए यह प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2020 अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस का नवा वर्ष है। ठीक है, ये 9th आपका ईयर है जब इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह विचार जैज पियानो वादक और यूनेस्को सद्भावना राजदूत हर्बी हैनकॉक, इसको याद रखिएगा, से आया था। जैज दिवस की अध्यक्षता हैनकॉक और यूनेस्को के महानिर्देशक ने की है। इस उत्सव को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोनों पर कैलेंडर पर मान्यता प्राप्त है। जैज एक संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों न्यू ऑस्ट्रेलियन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। जैज का कई लोग अमेरिका के शास्त्रीय संगीत के रूप में देखते हैं और इसे अमेरिका के मूल कला रूपों में से एक के रूप में देखा भी जा सकता है या जाता है। देन आप इसके बारे में देख सकते हैं। देन 30 अप्रैल डेट आपको जैसे कि पता हो गई होगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है ताकि लोगों को कोरोना वायरस संकट के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सो भाई मध्य प्रदेश ने ये काम किया है। अब इसको याद करने के लिए देख लेते हैं डिटेल में कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोरोना वायरस संकट के दौर में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए वार्ड और पंचायत स्तर पर दीनदयाल समितियां बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भाजपा के विधायकों, भाजपा जिला और भाजपा मंडल अध्यक्षों को ऑडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये जानकारी क्या करी, आपकी प्रोवाइड करी। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर जल्दी दीनदयाल समितियों का गठन करने का भी फैसला किया गया है। इन समितियों का नाम भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। ये समितियां विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की देखरेख करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि इनका लाभ जनता तक पहुंचे। सरकारी सहायता के वितरण में भी इस समितियों का सहायता आप ले सकते हो। मध्य प्रदेश के बारे में कैपिटल भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन है, मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, कमलनाथ जी नहीं है। अब आप इनको नाम याद रख लीजिएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं आपके, शिवराज सिंह चौहान
आपके सीएम हैं सिंह चौहान जी, ठीक है। वैसे आप लोग देख सकते हो इस चीज को। देन आपको बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क यहाँ पे कान्हा किसली है, बांधव है, माधव है, संजय है, वन है, पन्ना है, सतपुड़ा है, पेंच है, मांडला है। पेंच आपका महाराष्ट्र में भी है। देन यहाँ के जो फोक डांसेस हैं उसमें आपके जवार, मटकी, आदा, फुलपति, गिडा, सेल, लारक्री एंड आपका सैलाब, बदोनी, मांझ है। देन आपको बता दूं नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। भाई टीएस तिरुमूर्ति को आपके संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। इसके पहले जो थे आपके सैयद अकबरुद्दीन, उनका भी नाम आप लोग को याद होना चाहिए। देन आपको बता दूं कि अनुभवी राजनयिक टीएस राय तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। टीएस तिरुमूर्ति का जन्म 7 मार्च 1962 को चेन्नई में हुआ था और राजनयिक होने पर अतिरिक्त वे लेखक भी हैं। इसके अतिरिक्त वे वर्ष 1985 में विदेशी सेवा ज्वाइन करने के पश्चात उन्होंने काहिरा, जिनेवा, गाजा, वाशिंगटन डीसी और जकार्ता में भी भारतीय राजनयिक मिशनों में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त वे नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अवर सचिव, भूटान निर्देशक विदेश सचिव का कार्यालय, संयुक्त सचिव बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव और संयुक्त सचिव संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सरकार ने नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है, जबकि जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत बनाया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव की दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। देन ये हैं आपके टीएस तिरुमूर्ति। देन बहुत ही फेमस चीज़ है जो आप सभी लोगों को आई होप पता होगी कि आर्कटिक महासागर के ऊपर जो ओजोन होल है उसके बंद होने का मुख्य कारण कौन सा है। ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि कोविड-19 के बीच प्रदूषण के स्तर में आई कमी की वजह से ये काम हुआ है। यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस द्वारा यह घोषणा की गई कि आर्कटिक ओजोन परत में एक छेद, जिसे सबसे बड़ी रिपोर्ट माना जाता है, बंद हो गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ओजोन छिद्र का बंद होना ध्रुवीय भंवर नामक एक घटना के कारण था, न कि विश्व भर में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी। देन आपको बता दूं कि जर्मन, यहाँ पे मैंने शायद सॉरी, यहाँ पे मैं गलत हूँ। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है कि ओजोन छिद्र का बंद होना ध्रुवीय भंवर नामक एक घटना की वजह से हुआ है, ना कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, ध्रुवीय भंवर घटना होगी, ना कि ये होगा। इसको सही कर लीजिएगा। देन आपको बता दूं कि जर्मन एरोस्पेस सेंटर के वैज्ञानिक के अनुसार उत्तरी ध्रुव की ओजोन परत में छेद जो पहली बार फरवरी में पाया गया था, लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिकतम विस्तार तक पहुंच गया था। इस वर्ष अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन की कमी ज्यादा बढ़ी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार समताप मंडल में ठंड के तापमान सहित असमान वायुमंडलीय परिस्थितियां इस गिरावट के लिए जिम्मेदार थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ठंडे तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से नीचे, सूरज की रोशनी, हवा के क्षेत्र और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थ आर्कटिक ओजोन के परत के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि इस साल अंटार्कटिक में आर्कटिक तापमान उतना कम नहीं हुआ। इस साल उत्तरी ध्रुव के आसपास बहने वाली शक्तिशाली हवाओं को ध्रुवीय भंवर के रूप में जाना जाता है, जो समताप मंडल हवाओं का एक चक्कर है। देन इसको आप देख लीजिएगा। जहां तक मुझे न्यूज आ रही थी तो वो यही थी, ये लेटेस्ट आपका डेटा है, तो इसको आप ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। देन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार की देखो अपना देश योजना के बारे में सही है। भाई आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। देन आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। एंड आपका ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें 45 गंतव्यों की जगह आप 15 कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। केवल 1 और 2 है। देख लीजिए इसके बारे में डिटेल में कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने उद्योग जगत और दर्शकों के संपर्क की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 28 अप्रैल 2020 को देखो अपना देश 11वां वेबिनार आयोजित किया। इसका विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम आपको हमेशा से याद रखनी है कि भारत एक महाकाव्य, असंख्य कहानियों का देश। इसको आपको याद रखना है, ये इसका है थीम। देन इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और इन्हें बढ़ावा देना है। इनमें प्रमुख गंतव्यों और लोकप्रिय स्थलों के ऐसे पहलू भी शामिल है। 28 अप्रैल 2020 को आयोजित वेबिनार का संचालन रेयर इंडिया की, ठीक है, रेयर इंडिया की संस्थापक सुश्री शोभा मोहन ने किया। सुश्री शोभा मोहन ने प्रतिभागियों को भारत के उन गंतव्यों और अनुभवों से परिचित कराया जो अभी भी जीवंत हैं।
स्वच्छ हैं, जिनमें गांव, बसेरे और शहर शामिल हैं, जिनमें अलग अलग रंग और विरोधाभास परंपराएं और विरासत हैं, इतिहास और जादू है जो किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को एवं अनुभवों को सरोबार कर सकता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन एक पेशेवर टीम के साथ तकनीकी सहायता प्रदान करके देखो अपना देश वेबिनार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से लोगों के प्रभावी भागीदारी और सभी हितधारकों के संवाद सुनिश्चित भी हुए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का वितरण एक वेबसाइट पर डाला गया है जहां भारतीय एक वर्ष में कम से कम 15 पर्यटक स्थलों की यात्रा करने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय एक वर्ष में देश के 15 गंतव्यों को, मैंने स्टार्टिंग में आपका करेक्ट करा दिया था, जाने वाले पर्यटकों के यात्रा खर्च का वित्त पोषण करेगा और उनकी वेबसाइट पर तस्वीरें भी जमा करेगा। देन एच कार्ड एक रोबोट जो सीमावर्ती कोविड-19 हेल्थ केयर योद्धाओं की सहायता के लिए विकसित किया गया है। एच कार्ड का अर्थ क्या है भाई? ये है आपका हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। देख लेते हैं इसके बारे में। एच कार्ड एक रोबोट को कोविड-19 महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सीमावर्ती कोविड-19 हेल्थ केयर योद्धाओं की सहायता के लिए विकसित किया गया है। रोबोट डिवाइस HCARD जो हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस का संक्षिप्त नाम है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के शारीरिक दूरी बनाए रखने द्वारा सीमावर्ती हेल्थ केयर योद्धाओं की सहायता कर सकते हैं। HCARD का निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दुर्गापुर स्थित CHSIR लैब ने किया है। यह डिवाइस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है और ऑटोमेटिक एवं नेविगेशन के मैनुअल मॉडल दोनों में ही काम करता है। यह रोबोट नेविकरण या नेविगेशन, डोर एक्टिवेशन जैसे फीचरों वाले एक कंट्रोल स्टेशन के साथ एक नर्सिंग बूथ द्वारा नियंत्रित एवं मॉनिटर किया जा सकता है और इसका उपयोग रोगियों को दवाएं एवं भोजन उपलब्ध कराने, नमूना संग्रहण करने तथा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जा सकता है। इस डिवाइस की कीमत 5 लाख रुपए से कम है एंड इसका जो वजन है वो 80 किलोग्राम से कम है। देन सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भारत में एक सार्वजनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास संस्थान है। यह भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला है। यह संस्थान भारत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना फरवरी 1958 में CSIR के समर्थन में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को विकसित करने, विशेष रूप से भारतीय उद्योगों को मदद करने के लिए की गई थी। आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं क्या कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयुष्मान भारत दिवस डैश को पूरे देश में मनाया जाता है भाई? 1 मई, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल और 29 अप्रैल। इसका जो आंसर है मैं आपको देख के ही बता देती हूँ कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयुष्मान भारत 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका लक्ष्य गरीबों को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना और बीमा लाभ भी प्रदान करना है। यह दिन राष्ट्र के महत्व का दिन इसलिए भी है क्योंकि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत इस भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ गरीबों को विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए लॉन्च किया था। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे सबके स्वास्थ्य को कवर करने यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की सलाह पर शुरू किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इसकी कम होती प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लीव ऑन वन बिहाइंड यानी कि सबको साथ लेके चलना है। देन इस योजना का उद्देश्य भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, रोकथाम, पदोन्नति और एम्बुलरी देखभाल को कवर करना को समग्र रूप से संबोधित करने और पथ प्रदर्शक हस्तक्षेप करना भी है। देन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नियोप्लाज्मा है जो एंडोक्राइन और तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर धीरे धीरे या आक्रामक रूप से बढ़ सकता है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं और आपको पता भी होगा कि इससे भी हाल ही में हमारे एक फिल्म एक्टर इरफान खान का 53 साल की उम्र में 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन पर प्रधानमंत्री जी ने शोक भी व्यक्त किया। अभिनेता इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1966 को जयपुर में हुआ था। उनका मूल नाम साहबजादे इरफान अली खान था। देन और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अध्ययन भी किया था। इरफान खान एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया था।
उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे से हुई थी। खान के करियर में 30 वर्षों का समय लगा और उन्होंने कई प्रशंसाएं अर्जित की, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक एशियाई फिल्म पुरस्कार, एक 4 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2011 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मार्च 2018 में खान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का भी पता चल गया था। देन आपको बता दूं कि न्यूरो एंडोक्राइन जो ट्यूमर है वो न्यूरोप्लाज्म में जो एंडोक्राइन और तंत्रिका तंत्री कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। वे सबसे अधिक आंत में पाए जाते हैं, जहां पे उन्हें अक्सर कार्सिनोइड ट्यूमर कहा जाता है, लेकिन ये आपके अग्नाशय, फेफड़े और शरीर के बाकी हिस्सों में भी पाए जाते हैं। एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर धीरे धीरे या आक्रामक रूप से बढ़ सकता है और शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। बहुत से लोग लक्षणों का विकास नहीं करते और ट्यूमर का पता अकस्मात लगाया जाता है। जब लक्षण होते हैं तो वे ट्यूमर के स्थान पर आधार पर भिन्न हो सकते हैं। दुर्लभ मामलों में त्वचा में लालिमा और रक्त शर्कराएं के स्तर में उतार चढ़ाव हो सकता है। उपचार ट्यूमर के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ दृष्टिकोणों से में सर्जरी, विकिरण और कीमोथेरेपी शामिल हो सकते हैं। इरफान खान, आप सभी लोग इनसे अवेयर हैं। देन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि विशेष 301 रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यूएसटीआर के द्वारा मेंटेन करी जाती है, बनाई जाती है। यूएसटीआर की वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत पर्याप्त बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के अभाव में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की प्राथमिकता वॉच लिस्ट पर कायम है। विशेष 301 रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है, जो अन्य देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के कारण संयुक्त राज्य की कंपनियों और उत्पादों के लिए व्यापक बाधाओं की पहचान करती है। आईपी प्रवर्तन और संरक्षण के मामले या संरक्षण के लिए भारत सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, जबकि भारत में पिछले वर्ष में कुछ क्षेत्रों में आईपी संरक्षण और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रगति की, लेकिन हालिया और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान नहीं किया और नए लोगों का निर्माण किया। विशेष 301 रिपोर्ट को 1974 के सर्वव्यापी व्यापार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 1303 इंपॉर्टेंट है द्वारा संशोधित रूप से 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अनुसार प्रकाशित किया गया है। विशेष 301 रिपोर्ट पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई थी। ट्रेडिंग पार्टनर जो वर्तमान में आईपी अधिकारों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चिंताएं पेश करते हैं और उन्हें प्राथमिकता वॉच लिस्ट में रखा गया है। खास 301 रिपोर्ट में इस सूचियों के लिए यूएसटीआर ने 33 देशों की पहचान की है। इंपॉर्टेंट। देन आपको बता दूं कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला शामिल हैं। वॉच लिस्ट में बारबाडोस है, बोलिविया है, ब्राजील है, कनाडा है, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य है, इक्वाडोर है, मिस्र है, ग्वाटेमाला, कुवैत, लेबनान, मैक्सिको, पाकिस्तान, पराग्वे, पेरू, रोमानिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वियतनाम है। तो ये 33 कंट्रीज जो हैं उनका एक आपका क्या है पूरा लिस्ट है। देन ये जो था ये आपका आज का करंट अफेयर्स था, यानी कि आज का मेरे थ्रू जनरेट किया गया या दिया गया आपका करंट अफेयर्स था। ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग यूपीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यू कैन रीड दीज करंट अफेयर्स ऑल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। सो अगेन आई होप कि आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। एंड इसी के साथ में मैं फिर से आप लोगों को क्लास का बाय बाय बोलना चाहती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय।